हेलो स्टूडेंट। तो जैसे कि अपन बचत की औसत प्रवृत्ति एपीएस के बारे में कल चर्चा कर रहे थे। अपन ने इस सारणी के माध्यम से एपीएस को समझने की कोशिश की थी। ठीक है, तो देखिए अब अगर अपन इसके मैथमेटिकल वर्जन की बात करें तो y बराबर होता है c प्लस एस। ठीक है, y बराबर c प्लस एस होता है। ठीक है, अब देखो ये जो पूरा समीकरण है इसमें अगर अपन y का भाग दे दें, अर्थात ये जो अपना समीकरण है इस समीकरण में पूरे समीकरण में y का भाग देने पर पूरे समीकरण में y का भाग देंगे तो y बटे y बराबर c बटे y प्लस s बटे y। ठीक है, अब देखो y से y कट गया तो यहां आ गया 1 बराबर c बटे y क्या होता है? c बटे y होता है APC। कंजप्शन के लिए अपन ने जो उपभोग फलन था उसके लिए पढ़ा था अपन ने c बटे y, जो कंजप्शन और y का क्या होता है? अनुपात होता है। तो इसको अपन APC लिख सकते हैं, प्लस s बटे y क्या होता है? ये होता है APS। ठीक है, ये दोनों बातें आप पढ़ चुके हो पहले। एपीएस कल अपन ने बात की थी, ये देखो यहीं इसी पेज पे है s बटे y। एपीएस क्या होता है? s बटे आपकी सेविंग और आपकी जो आय है उसका जो अनुपात है उसको क्या कहते हैं? एपीएस। ठीक है, और एपीसी के बारे में आप इससे पहले जो वीडियो था उसमें पढ़ चुके हो। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, कहने की बात यह है कि अगर अपन को यहाँ क्या चाहिए, अपन एपीएस के बारे में पढ़ रहे हैं तो एपीएस बराबर क्या होगा? अगर मैं यहां से एपीएस निकालना चाहूं तो क्या करेंगे? 1 इसका पक्षांतरण कर देंगे तो एपीसी। तो एक में से जब एपीसी घट जाता है, अर्थात आपकी जो हिंदी में बात की जाए तो जो औसत उपभोग प्रवृत्ति है उसको जब एक में से घटा देते हैं तो आपकी औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस औसत बचत प्रवृत्ति निकल के आ जाती है। तो ये इसका क्या हो गया? मैथमेटिकल वर्जन हो गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि एपीएस का मान निकालने के लिए एक में से एपीसी जो आपकी औसत उपभोग प्रवृत्ति है उसको घटा देते हैं तो हमारे पास औसत जो बचत प्रवृत्ति है उसका मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में है बचत की सीमांत प्रवृत्ति। बचत की सीमांत प्रवृत्ति, ठीक है, जिसको कहा जाता है एमपीएस। जैसे अपन ने एमपीसी पढ़ी थी तो एमपीएस। ठीक है, तो देखो जब बचत में जो वृद्धि होती है उसमें जो आय की वृद्धि है वहां क्या हुआ था? वहां कंजप्शन हुआ था। बस दो ही तो चीजें हैं, एक तो है अपने पास सी और एक है एस। ठीक है, देखो y का जो समीकरण है इससे दो ही तो चीजें होती है, या तो आप आय में से क्या कर सकते हो? उपभोग कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो? उसको बचा सकते हो। तो कंजप्शन के लिए अपन ने पहले पढ़ लिया है, जो उपभोग प्रवृत्ति थी जैसे औसत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को अपन ने पढ़ लिया है। तो अब हमारे पास बचा क्या है? औसत बचत प्रवृत्ति। औसत बचत प्रवृत्ति को एपीएस को अपन ने सारणी के माध्यम से पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ते हैं इसके आगे एमपीएस, अर्थात सीमांत बचत प्रवृत्ति। ठीक है, तो देखो जब बचत की जो वृद्धि होती है में आय की जो वृद्धि होती है उसका भाग दिया जाता है तो क्या निकल के आती है हमारे पास? एमपीएस का मान निकल के आता है। तो एमपीएस बराबर सूत्र अपन लिख सकते हैं डेल्टा चेंज इन एस बटे डेल्टा चेंज इन वाई। डेल्टा यहाँ किसको इंडिकेट कर रहा है? डेल्टा आपकी जो परिवर्तन है उसको इंडिकेट कर रहा है। यहाँ देखो, यहाँ किसका अनुपात निकाला जा रहा है? यहाँ आपकी सेविंग में कितनी वृद्धि होती है आपकी आय में वृद्धि से, उसका जो अनुपात है उससे क्या निकल के आती है हमारे पास? जो सीमांत बचत प्रवृत्ति है उसका मान निकल के आता है। ठीक है, तो बचत में परिवर्तन हिंदी में आप लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो बचत में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन, क्योंकि डेल्टा हमेशा किसको इंडिकेट करता है? जो परिवर्तन होता है उसको इंडिकेट
करता है कि आपकी आय में कितने परिवर्तन से आपकी बचत है उसमें कितना परिवर्तन आया। ठीक है, अब देखो इसको अपन अगर मैथमेटिकली सिद्ध करें तो देखो किस प्रकार करेंगे। तो देखो y बराबर क्या होता है, c प्लस एस। ठीक है, और यहां यदि डेल्टा y बराबर क्या हो जाएगा, चेंज कर रहे हैं सब में, डेल्टा c प्लस डेल्टा एस। y बराबर होता है c प्लस एस। तो अब देखो इसमें अगर अपन बदलाव करते हैं डेल्टा y अर्थात आय में जब परिवर्तन होता है, डेल्टा परिवर्तन होता है, तो इससे कंजप्शन में भी डेल्टा परिवर्तन होगा और आपकी जो सेविंग है उसमें भी डेल्टा परिवर्तन होगा। ठीक है, अब देखो इसमें पूरे में डेल्टा y का भाग दे दे, यदि पूरे समीकरण में डेल्टा y का भाग दे तो देखो क्या निकलता है, डेल्टा y बट्टे डेल्टा y। भाई डेल्टा y में डेल्टा y का भाग पूरे समीकरण में देना है, डेल्टा c बट्टे डेल्टा y और प्लस डेल्टा s बट्टे डेल्टा y। तो देखो डेल्टा y से तो डेल्टा y कट गया, तो यहां तो क्या आ गया, एक बराबर डेल्टा c अपॉन डेल्टा y। ये आप पढ़ चुके हो पहले, डेल्टा c अपॉन डेल्टा y होता है आपकी MPC और ये होता है आपका MPS। MPS के लिए थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा था डेल्टा S अर्थात आपकी सेविंग में कितना बदलाव होता है, आपकी आय में परिवर्तन से उसका अनुपात, उसको क्या कहा जाता है, सीमांत बचत प्रवृत्ति। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है आपकी आय में जो परिवर्तन होता है उसके कारण आपके कंजप्शन में कितना बदलाव आता है, उनका अनुपात। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालनी है MPS। भाई अपन सीमांत बचत प्रवृत्ति के बारे में पढ़ रहे थे, MPS चाहिए अपन को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस MPC अर्थात एक में से जब MPC का मान घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, MPS आ जाएगा। ठीक है, दोनों जो मैथमेटिकल वर्जन दिए गए हैं MP, इससे पहले अपन ने जैसे APS ज्ञात किया था और उसके बाद में अपन ने MPS ज्ञात किया है, उससे पहले अपन ने APC ज्ञात की थी। तो देखो APC ज्ञात की थी, MPC ज्ञात की थी, सारे के सारे बहुत ही सरल हैं समझने में, एक ही कंसेप्ट है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब मार्जिनल आता है, ठीक है, मार्जिनल आता है, सीमांत आता है, तो क्या होता है, तो उसमें डेल्टा y परिवर्तन होता है। हमेशा से जब भी मार्जिनल आया है, आप कहीं से भी पढ़ के देख लो चाहे, तो मार्जिनल हमेशा सीमांत को ही इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार MPS बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस MPC अर्थात MPS निकालने के लिए एक में से जो भी आपके पास MPC का मान है उसको घटा देंगे तो हमारे पास MPS का मान आ जाएगा। कई बार परीक्षा में एक छोटा क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का कि आपको क्या करता है, वो MPC का मान दे देता है और आपको पूछता है, जैसे आपको MPC का मान दे दिया 0.6, ठीक है, 0.6 MPC का मान, अर्थात वो ऐसे लिख देता है लैंग्वेज में कि किसी व्यक्ति की जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो 0.6 है, तो उसकी सीमांत बचत प्रवृत्ति बताइए। ठीक है, तो आप आराम से बता सकते हो कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जब 1.6 दी है तो MPS ज्ञात करने के लिए एक में से 0.6 को घटा देंगे तो आ जाएगा 0.4 MPS का मान। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि सारी चीजें एक ही जैसी चल रही हैं, कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कंफ्यूजन क्या हो जाता है, पूछा जाता है MPS और कराते हैं MPC, कई बार ऐसा होता है। ठीक है, पूछा जाता है MPS, निकाल देते हैं APS। तो ये थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन आप करोगे, इसको 1-2 बार खुद अपने हाथ से करोगे तो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक सारणी बनाते हैं अपन।
ये आपकी वाई आई है, ये उपभोग है, इसको अपन सी से लिखते हैं। ये आपकी बचत है, इसको अपन एस से लिखते हैं। और ये आपका एमपीएस ज्ञात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आय दी है 0, तो उपभोग कुछ ना कुछ होता है, ये आप पढ़ते आ रहे हो। बचत 0 होगी, एमपीएस कुछ नहीं। फिर आपकी आय हो जाती है 100 रुपये, आपका उपभोग बढ़ के हो जाता है 150, आपकी सेविंग है माइनस में 50, तो माइनस में 50/100 बराबर हो गया माइनस में 0.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे देखो, आय में परिवर्तन हो गया, आय हो गई 200, उपभोग हो गया आपका 200, तो आपकी बचत हो गई 0। तो देखो, अब देखो यहां ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि देखो एमपीएस क्या होता है, एमपीएस होता है एमपीएस अर्थात देखो एमपीएस ज्ञात करना है हमें, तो एमपीएस ज्ञात करना है तो देखो परिवर्तन देखना पड़ेगा हमें परिवर्तन सीमांत ज्ञात कर रहे हैं ना अपन। एवरेज के लिए जो मेथड था वो अलग था और सीमांत के लिए जो मेथड है वो अलग है। तो एमपीएस ज्ञात करना है हमें, तो एमपीएस ज्ञात करने के लिए अब आपको परिवर्तन देखना है। तो परिवर्तन कितना हो रहा है, आपकी सेविंग में बदलाव कितना हो रहा है, सेविंग में बदलाव हो रहा है 50 का। देखो पहले आपकी नेगेटिव में सेविंग थी, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपकी नेगेटिव में सेविंग थी 50, अब आपकी सेविंग है 0, तो इसमें बदलाव कितना हुआ, बदलाव हुआ है 50 का। तो 50 बट्टे आपकी आय में कितना परिवर्तन हुआ है, पहले आपकी आय थी 100 रुपए, अब आपकी आय है 200, तो 100 आय में परिवर्तन हुआ है। तो ये इसको अपन हल करते हैं तो ये आता है 0.5 पॉजिटिव में। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होगा। इसके बाद में जैसे अगला है आय बढ़कर हो जाती है 300, आपका उपभोग बढ़कर हो जाता है 250, आपकी सेविंग होती है पॉजिटिव में 50। ठीक है, तो यहाँ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ परिवर्तन 0 से 50 दिख रहा है आपको, पर यहाँ जो -50 से 0 होता है, यहाँ कई बार क्या होता है कि आपके समझ में नहीं आता है और इससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये जो दूसरी जो रो है उसमें जो बचत में जो परिवर्तन हो रहा है, बचत में जो बदलाव हो रहा है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर देखना कि यहाँ कितना परिवर्तन हुआ है, 50 का परिवर्तन हुआ है, आपकी सेविंग 50, तो 50 बटे आय में कितना परिवर्तन हुआ है, आय में परिवर्तन हुआ है 100 का, आय में बराबर ही सेम ही परिवर्तन चल रहा है 100, इसको अपन सॉर्ट आउट करते हैं तो ये आता है 0.5 फिर से। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, सारणी के माध्यम, कई बार क्या आता है जैसे आपको सारणी दे दी जाती है, ऐसे ये सारणी बना के दे दी मान की, और आपसे एमपीएस के मान पूछ लिए जाते हैं, तो आपको एमपीएस के मान वहां ज्ञात करके लिखने पड़ेंगे। तो ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन में कई बार आ जाता है। और कई बार क्या होता है, यहां से जैसे ये जो आपकी बचत दी हुई है, ये जो मान दिए हुए हैं, इसमें एक मान को मिस कर देंगे, तो एक मान मिस होने से फिर आपसे पूछेंगे कि वो मान ज्ञात करो, तो आपको पीछे आगे वाला मान और पीछे वाले मान को देख के ये पता लगाना चाहिए, पता लग जाएगा। या फिर आपको एमपीएस का मान दिया हुआ होगा, तो एमपीएस के मान से आप आराम से क्या कर सकते हो, जैसे बचत पूछ ले, यहाँ बचत कितनी हो रही थी, तो आराम से आप क्या कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने जो एमपीएस है उसके बारे में चर्चा की, एपीएस के बारे में चर्चा की, एपीसी के बारे में चर्चा की, एमपीसी के बारे में चर्चा की। ये सारे देखो, इनमें से ये जो चारों चीजें हैं, जैसे एपीसी है, एमपीसी है, एमपीएस है, एपीएस है, इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आना ही आना है। बस इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि पूछा जाता है किसी दूसरे के बारे में, डेफिनेशन आप लिख देते हो किसी दूसरे के बारे में, आप मैथमेटिकल जो वर्जन है वो किसी दूसरे के बारे में कर देते हो, कंफ्यूज हो जाता है कई बार नाम में। और एमपीएस, एपीएस, एपीसी, एमपीसी ये बहुत कम लिखा हुआ आता है, आ भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर बहुत बार लिखा हुआ आता है हिंदी में पूरा का पूरा कि औसत बचत प्रवृत्ति, तो औसत बचत प्रवृत्ति आपकी एपीएस है। ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आपकी एमपीसी है। तो आपको एमपीसी लिखना है, उसके साथ में ये हिंदी वाला भी पक्का लिखना है, जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है।